नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां उल्लेखित है, हम उसको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे और वीडियो अंत होते होते आपको यह एहसास दिला देंगे कि अनुसूची से रिलेटेड एक भी प्रश्न परीक्षा में आप मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित 12 अनुसूचियों के बारे में, यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उसे जानने से पहले उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बिंदु नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश इंडिया की है। किसकी है? हमारे देश इंडिया यानी भारत की है, जिसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, 25 भाग और 448 अनुच्छेद है। और जब हमारा संविधान बना था तो उस समय यानी मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। किसका है? मोनाको का है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके संविधान में 10 अध्याय सहित कुल 97 यानी 97 अनुच्छेद है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का है। इसे याद रखिएगा। यानी विश्व का पहला जो है अलिखित संविधान किस देश का है? यानी ब्रिटेन का है, यानी जिसे हम इंग्लैंड भी जानते हैं। एवं पहला लिखित संविधान यानी विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का है। आपको बता दें कि अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम जानते हैं संविधान में उल्लेखित 12 अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची, तो इसमें भारत के 28 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। और प्रथम अनुसूची जो है भाग 1 के अंतर्गत आता है। और भाग 1 यह कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत अपने राज्यों के नामों में परिवर्तन और उसके सीमा में बदलाव कर सकता है। इसका उल्लेख जो है भाग 1 में किया गया है। और भाग 1 जो है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। और उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किसमें? तो प्रथम अनुसूची के तहत। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में जो है वो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, कौन सी? तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था जो है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के, यानी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो भी पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है उसके वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची के तहत किया गया। चलिए अब जान लेते हैं कि द्वितीय अनुसूची यानी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो है किन किन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। और भी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के रूप में किया गया है। और
याद रखना है कि द्वितीय अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, इसके अलावा पेंशन का उल्लेख किया गया है। आप सीधा याद रख सकते हैं, द्वितीय अनुसूची में जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो भी पदाधिकारी है उसके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में जो है विभिन्न उच्च पदाधिकारी, यानी जो भी उच्च पदाधिकारी है तो उसके द्वारा जब पद का ग्रहण किया जाता है तो उस समय शपथ ली जाती है, तो उसका उल्लेख जो है तृतीय अनुसूची में किया गया। किस में किया गया? यानी विभिन्न उच्च पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है तृतीय अनुसूची में किया गया है। अब जानते हैं कि किन किन पदाधिकारी यानी किन किन उच्च पदाधिकारियों का वर्णन जो है तृतीय अनुसूची में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी मंत्रीगण, उसके बाद उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश जब पद ग्रहण करते हैं तो उस समय जो शपथ ली जाती है तो उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के बारे में हम जान लेते हैं। चौथी अनुसूची तो विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? चौथी अनुसूची में आपको सीधे जानना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का विवरण का वर्णन है। अब जान लेते हैं कि राज्यसभा में जो है सर्वाधिक सीटों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राज्यसभा में जो है सर्वाधिक सीटों का प्रतिनिधित्व यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पास है। तो उत्तर प्रदेश के जो है 31 प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में चुनकर आते हैं, जो सर्वाधिक है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो असम को छोड़ करके मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसके अलावा गोवा, पुडुचेरी में राज्यसभा के सीटों की संख्या क्या है? 1 है, जो न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। हम सीधे याद रख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है 7 सिस्टर्स, उसके अलावा हो गया गोवा, पुडुचेरी में, इन सभी राज्यों में जो है वो राज्यसभा के न्यूनतम सीट 1 है। और रही बात असम की, तो असम में जो है राज्यसभा के 7 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, याद रखिएगा। उसको चलिए नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तो आपको सीधे याद रखना है कि अनुसूचित यानी जिसे एससी यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। किसमें? संविधान के 5वीं अनुसूची में जो है एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जान लेते हैं एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 22वां संविधान संशोधन 1969 को होता है। उसके द्वारा एक अनुच्छेद 244(1) जोड़ा जाता है जिसमें एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद चलिए अब जानते हैं आगे हम जानते हैं छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची क्या कहता है कि इस सूची में जो है यानी छठी अनुसूची में जो भी है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय यानी ये 4 राज्य जो है, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र होते हैं तो उसके प्रशासन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और इन राज्यों के लिए संविधान में अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का 1 जोड़ करके इसके उपबंध अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? अनुसूचित जातीय क्षेत्र के लिए किया गया है। अब हम छठी अनुसूची को कैसे याद रख सकते हैं कि छठी अनुसूची में आखिर है क्या? तो आपको सीधा से याद रखना है कि छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया, यानी प्रशासन का
उल्लेख किया गया है, यानी उसे कैसे चलाना है इसका उल्लेख किया गया है। उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, सीधा सा आप इसे याद रख सकते हैं। ATMM क्या है? ATMM काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे याद रखने के लिए। ATMM यानी A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया और M से मिजोरम और मेघालय हो गया। आप इसे याद रखते हैं शॉर्ट में। छठी अनुसूची ATMM के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया, यानी उसके पावर का कैसे बंटवारा किया जाए इसका उल्लेख किया गया। किसमें? सातवीं अनुसूची में है। तो सातवीं अनुसूची को जो है 3 सूची में बांटा गया। क्या किया गया है? सातवीं अनुसूची को जो है 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है प्रारंभ में यानी सबसे पहले 97 विषय थे और वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय हो गए। कितने हो गए? इसे याद रखिएगा, 100 विषय हो गए। उसी तरह राज्य सूची में वर्तमान में जो है 66, यानी वर्तमान में कितने हैं? 61 है और प्रारंभ में कितने थे? 66 थे। उसके बाद समवर्ती सूची में जो है पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 हो गए हैं, इसे याद रखिएगा। बात होती है 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के द्वारा। तो राज्य सूची से 5 विषय क्या है? राज्य सूची से किससे? राज्य सूची से जो है 5 विषय को हटा करके उसे समवर्ती सूची में, किसमें? समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। अब किन किन विषयों को डाला जाता है ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानिए शिक्षा, वन एवं जंगल, उसके अलावा वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, उसके अलावा न्याय का प्रशासन और नाप तौल यानी माप तौल भी कर सकते हैं। इन 5 विषयों को जो है कहाँ डाला गया? राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया, जिससे समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब कितने हो गए? 52 हो गए। यानी इन विषयों को समवर्ती सूची में डालने से यह फायदा हुआ है कि इन विषयों पर जो है संघ यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। और मूल संविधान में बता दें कि मूल संविधान में जो है कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थे। कितनी थी? 14 भाषाएं थे। प्रश्न बनता है इस तरह से कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थे। उसके बाद अब जान लेते हैं पॉइंट। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में और उसके बाद जो है 15वां भाषा के रूप में किसको चुना जाता है? सिंधी भाषा को जो है जोड़ा जाता है। प्रश्न बनता है कि 15वां भाषा के रूप में सिंधी को क्या है? सिंधी को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा जाता है, 16वां, 17वां और 18वां। 16वें भाषा के रूप में कोंकणी, 17वें के रूप में मणिपुरी और 18वें के रूप में नेपाली। हम इसे सीधा से याद रख सकते हैं नमक, यानी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसे याद रखते हैं याद करने के लिए। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2003 में, जिसमें 4 भाषा 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। 19वें भाषा के रूप में जो है मैथिली, 20वें के रूप में संथाली, 21वें के रूप में डोगरी और 22वें के रूप में बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के रूप में जोड़ा जाता है। और इसे हम सीधा याद रख सकते हैं BDMS,
यानी बोडो मास, इसे याद रख सकते हैं। BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और एक और है, यानी शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। 21 और 71 मिलाकर कितना होते हैं? 92। इस तरह से 92वां संविधान संशोधन में जो है 4 भाषा को जोड़ा जाता है वर्ष 2003 में, और 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा जाता, और 21वां संविधान में जो है संशोधन में जो है 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध जो है भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से है। आपको सीधे याद रखना है कि संविधान में उल्लिखित 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से। उसके बाद इससे पॉइंट जानते हैं। कहता है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया? प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो यह जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। उसके बाद इस अनुसूची में शामिल विषयों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो है इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। इसका संबंध जो है दल बदल से है। किससे है? प्रश्न आता है ज़्यादातर 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न बनता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। अब बनता है कि अनुच्छेद 102 का 2 के तहत संसद के किसी भी सदन के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य जो है एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 102 के 2 के तहत संसद के किसी भी सदन के लिए वह आयोग घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसे याद रखिएगा। और उसके बाद पॉइंट है कर अनुच्छेद 191 का 2 के तहत विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। यानी राज्य में जो है जब राज्य में जब विधायक लोग जो है एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 191 का 2 के तहत वह विधानसभा या तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न बनता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है सीधा सा, पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद पॉइंट, भारतीय संविधान में जो है 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 को जोड़ा गया है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि 11वीं अनुसूची को जो है संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 को जोड़ा गया था। उसके बाद वर्तमान में जो है इस अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 29। आप सीधे याद रख सकते हैं 2 + 9 कितना होता है? 11, यानी 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगर भाग की बात की जाए तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था और अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान यानी उल्लेख किया गया है। आप सीधे इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट 12वीं अनुसूची। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पालिका व्यवस्था से है, यानी शहरी क्षेत्र में। कहाँ? तो शहरी क्षेत्र में जो है नगर पालिका व्यवस्था से है 12वीं अनुसूची का संबंध। भारतीय संविधान में जो है 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, ये प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो इसे 93 में जोड़ा गया था। कब? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। वर्तमान में इस अनुसूची में जो है विषयों की संख्या कितनी है? 18 है, इसे याद रखिएगा। अब बात आता है कि संविधान के भाग कितना में जो है 12वीं अनुसूची का वर्णन है। तो संविधान के भाग 9 का ए में जो है 12वीं अनुसूची का वर्णन है, और अनुच्छेद 243 के पी से जेड में जो है शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए फिर से एक नए वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।